हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउटनेट पर। बात करें बेटा यहाँ पर जीव जगत का वर्गीकरण, जिसमें हम जगत पढ़ रहे थे कौन सा, प्रोटिस्टा। आज खत्म करेंगे प्रोटिस्टा जगत और स्टार्ट करेंगे क्या, कवक जगत। यानी हम आज दो जगत की बात करेंगे। एक तो प्रोटिस्टा जगत को खत्म करेंगे, मामूली सा रह गया है, और कवक जगत हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद लास्ट में कवक जगत और जो बचा हुआ प्रोटिस्टा जगत है उससे संबंधित आएगा आपका क्विज। ठीक है, करें स्टार्ट। देखिए हम बात कर रहे थे किसकी, प्रोटिस्टा जगत की। प्रोटिस्टा जगत का जब हमने वर्गीकरण देखा, एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, आखिरी बार आज प्रोटिस्टा जगत का वर्गीकरण। स्वयंपोषी प्रोटिस्ट जो अपना भोजन खुद बनाएंगे, तीन प्रकार के थे, क्राइसोफाइट जिसके अंतर्गत इसको रखा गया, डायटम्स और सुनहरे शैवाल यानी डेस्मिड्स को। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट कौन थे, डायटम्स हमने पढ़ा। फिर उसके बाद डायनोफ्लैजिलेट्स ये हमने पढ़े, फिर उसके बाद यूग्लिनोइड्स ये हमने पढ़े, यानी ये तीनों समूह हमने पढ़े। यानी हमारा क्या खत्म होता है, स्वयंपोषी प्रोटिस्ट। फिर उसके बाद हमने परपोषी प्रोटिस्ट, लेकिन कैसे, मृतोपजीवी ये पढ़े। कौन से, अवपंख कवक। ऐसे ऐसे जीव जो हैं तो कवक के जैसे हैं, तो मृतोपजीवी, लेकिन वास्तविक कवक नहीं थे। क्यों? क्योंकि कवक जो होती हैं वो बहुकोशिकीय होती हैं और उन पर कोशिका भित्ति होती है। याद रखना, इन पर कोई कोशिका भित्ति नहीं थी। फिर हम पढ़ रहे थे लास्ट में कौन सा, परपोषी प्रोटिस्ट, लेकिन कैसे, परजीवी, जिनको हमने क्या बोला था, प्रोटोजुआ। याद आ रहा है, चार प्रकार के थे, अमीबीय प्रोटोजुआ, फिर उसके बाद कशाभिकीय प्रोटोजुआ, फिर उसके बाद पक्षमाभी प्रोटोजुआ, और आखिरी रह गया था क्या, स्पोरोजुआ, जो आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार इनको वापस से दिखा देता हूं। आज लास्ट टाइम आपको प्रोटिस्टा जगत में क्राइसोफाइट पढ़ा था, फिर उसके बाद आपका डायनोफ्लैजिलेट्स पढ़े थे, फिर उसके बाद आपके यूग्लिनोइड्स पढ़े थे, ये थे हमारे स्वयंपोषी। फिर उसके बाद हमने अवपंख कवक पढ़ा था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने प्रोटोजुआ पढ़ रहे थे। अब प्रोटोजुआ में हमने अमीबीय प्रोटोजुआ देखा, पक्षमाभी प्रोटोजुआ देखा। कौन सा, अमीबीय देखा, पक्षमाभी देखा, कशाभिकीय देखा। ये बच गया था हमारा कौन सा, स्पोरोजुआ। एक बार वापस से दिखा देता हूं, ये था बेटा हमारा अमीबीय, ये था हमारा कशाभिकीय, और ये था हमारा क्या, पक्षमाभी। यहां तक हम पढ़ चुके थे। अब लास्ट जो रह गया था वो रह गया था हमारा क्या, स्पोरोजुआ। लास्ट ये है स्पोरोजुआ। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, सर ये गोल 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 क्या है, ये है स्पोरोजुआ। ये स्पोरोजुआ है, ये स्पोरोजुआ है। ठीक है, आइए बात करते हैं बेटा जी यहाँ पर स्पोरोजुआ की। सबसे पहली बात, आगे बढ़ने से पहले जरा मुझे बताएं, ये जो चार भागों में हमने वर्गीकरण किया था प्रोटोजुआ समूह का, किस आधार पर किया था, याद है कि भूल गए हैं, याद है ना, किस आधार पर, गमन अंग। गमन अंग के आधार पर किया था कि यहाँ पर गमन अंग जो था वो कौन थे, कूटपाद। अगर आपको याद आ रहा, स्यूडोपोडिया अमीबा में होते हैं, गमन भी कराते हैं और भोजन को ग्रहण करने में भी सहायता करते हैं। ठीक है, यहाँ पर गमन अंग कौन था, सर कशाभिका। निद्रा रोग याद है, निद्रा रोग याद है या भूल गए हैं, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ये कौन था, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, निद्रा रोग याद है ना, ये क्या थी, कशाभिका। ठीक है, याद दिला रहा हूं, एक बार कहीं भूल गए हो। फिर हमने देखा पक्षमाभी प्रोटोजुआ, यानी इनमें क्या होंगे, पक्षमाभ होंगे, पक्षमाभ होंगे। ये देखिए जरा यहाँ पर, ये पक्षमाभ है, ये पैरामीशियम कौन है यहाँ पर, ये हिलते डुलते पक्षमाभ। ठीक है, तो पक्षमाभी प्रोटोजुआ में गमन अंग कौन था, पक्षमाभ था। ये मैंने आपको बता दिए थे। अब लास्ट रह गया था क्या, स्पोरोजुआ। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर इनमें गमन अंग कौन से होते हैं, तो बाबू आपने याद रखना है, स्पोरोजुआ में यानी इनमें कोई भी गमन अंग नहीं होता। याद रखना, क्या, इनमें गमन अंग अनुपस्थित होता है, इनमें गमन अंग जो होता है वो अनुपस्थित होता है। सिंपल, बताएं, इतनी सिंपल सी चीज याद रख सकते हैं क्या। अब बोलेंगे इनमें गमन अंग नहीं होता, नहीं होता, तो आप बोलेंगे सर आपने तो वर्गीकरण गमन अंगों के आधार पर किया था, यस किया था। अब जरा सोचिए, जिसमें गमन अंग नहीं मिलेगा उनको अलग समूह में नहीं रखेंगे। खुद सोचिए, कॉमन सेंस लगाएं कि भैया इनमें गमन अंग मिल रहे हैं, इसमें मिल रहे हैं, इसमें मिल रहे हैं, इनमें नहीं मिल रहे। अब जब नहीं मिले तो अलग समूह में रख दिया, कौन सा, स्पोरोजुआ। तो जिनमें कूटपाद मिल रहे थे अमीबिया, जिनमें कशाभिका मिल रही थी कशाभिकीय, जिनमें पक्षमाभ मिल रहे थे पक्षमाभी, जिनमें नहीं मिल रहे स्पोरोजुआ, खत्म, खलास, है ना। तो याद रखना, स्पोरोजुआ वो प्रोटोजुआ है, ध्यान से सुनना, स्पोरोजुआ वो प्रोटोजुआ है जिनमें गमन अंग अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं। सिंपल सी कहानी थी, बताएं, समझ में आ गई है, कोई कंफ्यूजन, चलें आगे। अब आपका प्रश्न होगा, सर इनके अंदर गमन अंग नहीं है तो फिर ये चलेंगे कैसे, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे, क्या एक जगह पड़े रहेंगे। आएगा ना दिमाग में प्रश्न, आएगा ना कि सर इनके पास जब गमन अंग नहीं है तो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे, क्या चलेंगे फिरेंगे नहीं, एक जगह पड़े रहेंगे, क्या एक जगह पड़े रहेंगे तो बढ़ते जाएंगे, तो फिर तो हमें दिखाई भी देने लग जाएंगे। आएंगे ना, बहुत सारे प्रश्न आएंगे ना। तो ध्यान से सुनना बेटा, इनके पास खुद का गमन अंग नहीं होता, लेकिन फिर भी ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। आप बोलेंगे सर कैसे, ये क्या कह दिया आपने, ओहो ये क्या कह दिया, इनके पास तो चलने के लिए कुछ है नहीं, फिर भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, सर कैसे, कैसे, है ना। मैं आपसे सिंपल सी बात पूछता हूं, देखो मान लो कोई व्यक्ति है, मान लो कोई व्यक्ति है जिसके पैर नहीं है, इमेजिन करना, मान लो कोई व्यक्ति है, मान लो मेरे पैर नहीं है। ठीक है, क्या मैं, सोचना, क्या मैं बिहार से यूपी जा सकता हूं, अपने आप नहीं जा सकता, लेकिन किसी की सहायता से जा सकता हूं। यस, मान लो मुझे कोई बस में बैठा दे, बैठा दिया, मैं पहुंच गया, वहां पर जाकर किसी ने उतार लिया, यानी कहीं ना कहीं मैं जा तो सकता हूं, अगर मेरे पास गमन अंग नहीं है मैं जा तो सकता हूं, लेकिन खुद नहीं जा पाऊंगा, कोई मुझे लेकर जाएगा। तो जो मुझे लेकर जाएगा वो क्या कहलाएगा प्रभु, वो कहलाता है वाहक। उसे हम क्या बोलते हैं, वाहक। ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं व्हीकल। आप बोलेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, ये तो हम जानते हैं, वाहक क्या होता है, व्हीकल क्या होता है। भाई जरा सोचिए, मुझे अपने स्कूल तक जाना था, मैं पैदल नहीं जा रहा, मन नहीं कर रहा है, साइकिल उठाई, साइकिल से चला गया, साइकिल मुझे लेकर जा रही है। साइकिल क्या मेरा वाहन है जो मुझे एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा है, मोटरसाइकिल मेरा वाहन है एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा है, कार मेरा वाहन है एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा है। जरा सोचिए, ये खुद तो नहीं चल सकते, इनके पास खुद के पास कोई गमन अंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक जगह से दूसरी जगह चले जा सकते हैं, किसकी सहायता से, याद रखना, इनके वाहक होते हैं। अब आप बोलेंगे कौन होते हैं वाहक, एक उदाहरण से बताता हूं, आइए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, जो मैं चीज आपको बताने वाला हूं। पहली चीज तो क्या, इनमें गमन अंग अनुपस्थित है, पहला बिंदु तो ये था। दूसरा बिंदु सिंपल सा बेटा, ये वाहक की सहायता से, ये दूसरा बिंदु, ये वाहक की सहायता से एक क्षेत्र से या एक जगह से दूसरे क्षेत्र तक जाते हैं, या एक जीव से दूसरे जीव में जाते हैं। बेटा ये रहेगा, क्षेत्र की जगह बोलूंगा, एक जीव से दूसरे जीव में जाते हैं। ठीक है, अब आप बोलिए सर इतनी बात हमें समझ में आ गई है कि सर इनके पास चलने फिरने के लिए कुछ नहीं है, तो ये किसी ना किसी की मदद ले रहे हैं जो इन्हें, इन स्पोरोजुआ को एक जीव से दूसरे जीव में भेज देगा। सर उदाहरण से बताओ तब अच्छे से समझ में आएगा। आइए तीसरा बिंदु, ध्यान से सुनिएगा, तीसरा बिंदु बताने वाला हूं, गौर से सुनिएगा। आप सभी ने एक रोग सुना होगा, कौन सा, मलेरिया। सुना या नहीं सुना, जल्दी से बताएं, सभी ने सुना हुआ है क्या, मलेरिया सुना हुआ ना। अब आप मुझे बताएं मलेरिया जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, मलेरिया बेटा, मलेरिया भूलना नहीं है आपने, ये किससे होता है जानते हैं, ये मलेरिया एक
स्पोरोजोआ से होता है, याद रखना, एक स्पोरोजोआ से होता है जिसका नाम कतई नहीं भूलना है आपने, क्या? प्लाज्मोडियम। हाँ जी। अब बोलिए सर ये तो प्लाज्मोडियम तो एक और जगह आया था, याद करिए कहां आया था? सर अवपंक कवक में आया था। अवपंक कवक में आपको बताया था, क्या बताया था? याद करिए जरा जल्दी से, मैंने आपको क्या बताया था कि भैया अवपंक कवक में नग्न जीव द्रव्य होता है, कोई कोशिका भित्ति नहीं होती है, बहुकेंद्रकीय होता है। क्या नाम था? प्लाज्मोडियम था ना। वो क्या थी? वो एक संरचना का नाम था प्लाज्मोडियम। क्या था? उस संरचना को, उस स्ट्रक्चर को हमने बोला था प्लाज्मोडियम, जो क्या होती है? नग्न जीव द्रव्य जो बहुकेंद्रकीय था, उसको हमने बोला था प्लाज्मोडियम। याद है कि गायब? भूल गए? याद है ना? यहां पर जो प्लाज्मोडियम है वो एक जीव का नाम है, एक ऑर्गेनिज्म का नाम है। कौन? प्लाज्मोडियम, जो एक स्पोरोजोआ है। याद रखना, ये एक स्पोरोजोआ है। ठीक है सर, ये मान लेते हैं ये है प्लाज्मोडियम, एकल कोशिकीय है, जो मैंने अभी दिखाया आपको। ये वास्तव में ये जो मैं डायग्राम लेकर आया ना, ये प्लाज्मोडियम है। यस, ये प्लाज्मोडियम होते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मोडियम है एकल कोशिकीय जीव है। हाँ जी, ठीक है सर। अब इससे मलेरिया होता है। इससे क्या होता है? मलेरिया होता है। ठीक है, किसको होता है? हमें होता है। अब ये हमारे अंदर कैसे आता है? इसके पास खुद के पास तो चलने फिरने का तो कोई अंग है नहीं, कैसे जाएगा? तो मैंने आपको बताया इनके पास चलने फिरने का अंग नहीं होता, लेकिन ये आते हैं किसकी सहायता से? वाहक की सहायता से। अब आप मुझे बताएं, मलेरिया किसी के काटने से होता है, किसके काटने से होता है? आप अच्छे तरीके से जानते हैं, मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर जो होता है, होती है, होता नहीं, होती है, मादा एनोफिलीज मच्छर जो होती है, उसकी, ध्यान से सुनना, उसकी लार में कौन मिलता है? प्लाज्मोडियम मिलता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, मान लो मैं हूं मादा एनोफिलीज मच्छर, ठीक है, और मेरी लार में कौन मिल रहा है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, मनुष्य था, मैंने क्या किया? उस मनुष्य को काटा खून चूसने के लिए। जब मैं, यानी मादा एनोफिलीज मच्छर, उसको काटूंगी, किसको काटूंगी? मैं किसको काटूंगी? मैं एक मनुष्य को काटूंगी, और मेरी लार में कौन? प्लाज्मोडियम। जब मैं खून चूसूंगी तो मेरी लार उसके संपर्क में आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? और मेरी लार उसके संपर्क में आएगी तो प्रभु, ये जो प्लाज्मोडियम है जो लार में मिल रहा था, ये मनुष्य के रक्त में आ गया। अब जरा सोचिए, ये जब हमारे रक्त में आ जाएगा, किसके काटने से? इसके काटने से, तो ये जब हमारे अंदर आ जाएगा, आकर हमारे अंदर रोग उत्पन्न करेगा। कौन सा? मलेरिया। बताओ, अब आप खुद सोचो, क्या प्लाज्मोडियम अपने आप आ सकता था? नहीं। या हवा से उड़ता हुआ आ रहा है? नहीं ना, ये किसी ना किसी की सहायता से हमारे अंदर आ रहा था। जिसकी सहायता से आ रहा था उसको हमने बोला वाह। कौन था वाह? मादा एनोफिलीज मच्छर। खत्म, खल्लास। बताओ, इतनी सी बिल्कुल बच्चे वाली चीज, बिल्कुल बाबू छोटे छोटे बच्चे वाली चीज समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? सिंपल सी चीज थी। क्या बोला अभी तक? ध्यान से सुनना। स्पोरोजोआ चौथा समूह था किसका? प्रोटोजोआ का। इनमें गमन अंग नहीं है, तो ये चलते कैसे हैं? ये अपने आप तो नहीं चल सकते, इनको चलाया जाता है। चलाया मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा, एक जीव से दूसरी जीव में ले जाया जाएगा। कौन लेकर जाएंगे? वाहक। जैसे हमने बोला कि भैया प्लाज्मोडियम, ये कौन था? एक स्पोरोजोआ था। अब ये खुद तो आ नहीं सकता था, हवा से पानी से ऐसे तो आ नहीं सकता था। इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किसने सहायता करी? एक वाहक ने, जिसकी लार में मिल रहा था। किसकी लार में मिल रहा था? मादा एनोफिलीज मच्छर, जो एक वाहक है। ठीक है, अच्छा, इसको अंग्रेजी में ना एक और शब्द बोलते हैं, कैरियर। कैरियर, कैरियर का मतलब जो कैरी करेगा, जो लेकर आएगा। ठीक है, तो मादा एनोफिलीज क्या था? वाहक था, व्हीकल था, कैरियर था, जो लेकर आ रहा था किसको? प्लाज्मोडियम को। किसमें? अपनी लार में। और जैसे काटा हमें, तो हमारे अंदर आ गया कौन? प्लाज्मोडियम, और रोग उत्पन्न कर दिया। क्या? मलेरिया। बताओ, सिंपल सी बात, सिंपल स्वीट सोबर बात। क्लियर है? चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था? चलिए सर, ये तीसरा बिंदु भी हमें एग्जांपल के थ्रू समझ में आ गया। आइए चौथा बिंदु देखिए बेटा, हर किसी जीव का जीवन काल होता है। जैसे हमारा जीवन काल है, हमने जन्म लिया, यस, हम मरेंगे भी, सही, ये भी निश्चित है। यस, ये निश्चित है, हमने जन्म लिया है और हम मरेंगे, ये निश्चित है। ठीक है, अब जरा सोचिए, जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक के बीच में कुछ अवस्थाएं आ रही हैं। यस, आ रही हैं। जब हम पैदा हुए थे तो नवजात अवस्था थी, नवजात शिशु बोलते हैं। फिर धीरे धीरे बड़े, बाल्य अवस्था। फिर धीरे धीरे बड़े, प्रौढ़ अवस्था, बड़े होते गए। ठीक है, फिर धीरे धीरे और बड़े, अब हम बड़े हो गए, बच्चा पैदा कर सकते हैं, यानी जनन अवस्था। बच्चा पैदा करने के बाद जनन अवस्था, फिर धीरे धीरे और बढ़ते जा रहे, और बढ़ते जा रहे, फिर क्या आएगी? वृद्ध अवस्था। फिर वृद्ध अवस्था के बाद मृत्यु हो जाएगी। यानी जीवन काल में क्या आ रही है? अवस्थाएं आ रही है कि नहीं आ रही? ये सर आ रही है। ठीक है, अब मैंने ये क्यों बोला? ध्यान से सुनना। ये जो स्पोरोजोआ जो होते हैं, स्पोरोजोआ, ठीक है, इनके 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 जीवन काल में, जीवन काल में, इनके जीवन काल में एक अवस्था आती है जो संक्रमण रोग फैलाती है। इनके जीवन काल में एक अवस्था आती है, ये अवस्था होती है जो रोग, या मैं बोल सकता हूं संक्रमण करती है। ठीक है, अब आप बोलेंगे क्या सर समझ नहीं आया? देखो ध्यान से देखो, देखो ये प्लाज्मोडियम है। ठीक है, हालांकि बेटा इसका जीवन काल आप 12वीं कक्षा में पढ़ोगे। 12वीं कक्षा में एक अध्याय है, एक चैप्टर है मानव स्वास्थ्य और रोग। ध्यान से सुनिएगा, 12वीं कक्षा में एक अध्याय है जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य और रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। नाम है क्या है? मानव स्वास्थ्य और रोग। आएगा ना, तो वहां पर रोग आएगा, कौन सा? मलेरिया। वहां पर आप इस प्लाज्मोडियम का जब जीवन चक्र पढ़ेंगे ना, तो आपको पता लगेगा। ध्यान से सुनना, इस प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में कई अवस्थाएं आती हैं, कई अवस्थाएं आती हैं। ठीक है, जिसमें से एक अवस्था जिसका नाम है, ध्यान से सुनना, जिसका नाम है स्पोरोजोइट, जिसका नाम है स्पोरोजोइट। आपने से पूछेंगे सर स्पोरोजोइट क्या है? पूछेंगे ना, क्योंकि सारा ध्यान तो कमेंट्स में होएगा, सारा ध्यान तो बातें करने में होएगा। प्रभु ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूं। मैंने बोला ये स्पोरोजोआ समूह के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम, ठीक है, इन जीवों की जीवन काल में एक अवस्था आती है, और वो अवस्था संक्रमण फैलाती है, वो अवस्था रोग फैलाती है। जैसे मैंने बोला प्लाज्मोडियम के जीवन काल की एक अवस्था है, उस अवस्था का नाम है, उस अवस्था का नाम है स्पोरोजोइट। ठीक है, ये स्पोरोजोइट मिलता है किसमें? लार में। किसकी लार में? मादा एनोफिलीज। अब खुद थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, मैं हूं मादा एनोफिलीज, मेरी लार में मैं कौन? मादा एनोफिलीज मच्छर हूं। मेरी लार में कौन? मेरी लार में प्लाज्मोडियम। कौन सा प्लाज्मोडियम? प्लाज्मोडियम के जीवन काल की कौन सी अवस्था? सर स्पोरोजोइट, मेरी लार में। अब जब मैंने काटा, खून चूसा, तो जरा सोचिए मनुष्य में क्या गया? अब बोलिए सर प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था? सर स्पोरोजोइट। तो स्पोरोजोइट जा रही है ना बाबा। हाँ भैया, कौन जा रही है? स्पोरोजोइट जा रही है। और ये स्पोरोजोइट अगर मनुष्य में आ रही है, तो आप मुझे बताएं, क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था, क्या बोला? प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था कौन है? स्पोरोजोइट है। लिख लेना, नीट का ये प्रश्न है। प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था जो है, कौन सी? संक्रामक अवस्था, याद रखिएगा बेटा, कौन सी अवस्था? संक्रामक अवस्था का जो नाम है ना, वो है स्पोरोजोइट। बच्चे पूछते हैं स्पोरोजोइट क्या होता है? तो स्पोरोजोइट संक्रामक अवस्था का नाम है, किसकी? प्लाज्मोडियम की। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? इनके जीवन काल में एक अवस्था होती है जो संक्रमण करती है, जिसे, ये तो बताया ही नहीं, जिसे बीजाणु कहते हैं।
जिसे बीजाणु स्पोर कहते हैं। याद रखना क्या बोला कि इस समूह के अंतर्गत जो जीव आते हैं उन जीवों का जो जीवन काल होता है ना, उस जीवन काल में एक अवस्था होती है जिसका नाम होता है बीजाणु, ठीक है, जो संक्रमण फैलाती है। जैसे हमने बोला कि प्लाज्मोडियम की जो बीजाणु अवस्था जो उसका नाम है स्पोरोजोइट। ये जो स्पोरोजोइट है ये कौन सी अवस्था है? बीजाणुमय अवस्था है, बीजाणु अवस्था है जो संक्रमण फैलाएगी। बाबा इससे ज्यादा और इजी तरीके से मैं क्या बताऊं? बताओ, इतना सिंपल सी चीज थी, हो जाएगी याद? बताएं कितने बिंदु हुए अभी तक? 4। रिवाइज करा दूं? आइए देखिए, हमने बोला स्पोरोजोआ, चौथा समूह किसका? प्रोटोजोआ का। 3 समूह और थे जिनमें गमन अंग थे, ये वो समूह जिसमें कोई गमन अंग नहीं है इस समूह के जीवों के पास में, पहला बिंदु, ठीक है। याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे भूल जाते हैं, गमन अंग नहीं होते, चलने के लिए कोई अंग नहीं है, कोई कूटपाद, कोई कशाभिका, कोई पक्षमाभ नहीं होता। तो फिर सर ये कैसे जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह? तो बेटा जी ये किसी ना किसी वाहक के द्वारा, किसी ना किसी व्हीकल या कैरियर के द्वारा एक जीव से दूसरे जीव में जाते हैं। आपने बोला सर उदाहरण से बताओ, मैंने बोला लो जी, क्या? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कौन है सर? स्पोरोजोआ है। ये प्लाज्मोडियम हमारे अंदर जाता है मनुष्यों में और रोग उत्पन्न करता है। कौन सा? मलेरिया, जो आप 12वीं कक्षा में पढ़ेंगे कैसे होता है। अभी के लिए सिर्फ इतना सा, प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है। यानी प्लाज्मोडियम को मनुष्य के अंदर जाना कैसे? हवा से जा रहा है, पानी से जा रहा है, कैसे जा रहा है? तो ये एक वाहक के द्वारा जा रहा है। और वाहक कौन है? जीव है। कौन? मादा एनाफिलीज मच्छर, उसकी लार में होता है कौन? प्लाज्मोडियम, ठीक है सर। इसने काटा, हमारे अंदर प्लाज्मोडियम गया और रोग उत्पन्न कर दिया। फिर चौथा बिंदु कि सर इनके जीवन काल में वो अवस्था जो रोग उत्पन्न करती है उसका नाम है बीजाणु अवस्था, ठीक है। जैसे हमने बात करी प्लाज्मोडियम की जो बीजाणु अवस्था उसका नाम क्या? स्पोरोजोइट, जो कहां पर मिल रही है? वास्तव में लार में मिल रही है, किसकी? मादा एनाफिलीज। तो मादा एनाफिलीज मच्छर की लार में प्लाज्मोडियम की जो बीजाणु अवस्था है उसका नाम है स्पोरोजोइट। होगा कि नहीं होगा? हाँ कि ना? जल्दी से बताओ, हाँ कि ना? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल याद होगा मेरे भाई, बिल्कुल याद होगा। याद तो करना पड़ेगा, देखो सीधी सी बात है, चीजें बहुत सारी ढेर सारी हैं, ठीक है। तो याद तो सब कुछ करना पड़ेगा, बस इतना सा कोशिश कर सकता हूं चीजों को आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए आगे, चलिए आखिरी बिंदु बेटा, 4 बिंदु हो गए थे, 5वां बिंदु, लास्ट बिंदु। हमने यहाँ पर उदाहरण जो देखा, एग्जाम्पल जो देखा स्पोरोजोआ का, वो क्या देखा सर? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, आपने चैप्टर पढ़ा था जीव जगत, नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना जीव जगत। जब आपने चैप्टर पढ़ा था तो याद करिए हर जीव को वैज्ञानिक नाम दिया, हमारा होमो सेपियंस है ना। तो प्लाज्मोडियम ये वैज्ञानिक नाम पूरा नहीं है, प्लाज्मोडियम वंश नाम है, वंश नाम। याद आ रहा है? 2 नाम थे द्विनाम पद्धति में, वंश नाम और जाति, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम जो है वो क्या है बेटा जी? वंश नाम है। अब इसकी जाति देखते हैं, वाइवेक्स। कौन सी? वाइवेक्स। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये पूरा नाम है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम क्या? वंश नाम, वाइवेक्स क्या? जाति, ठीक है। सर एक ही जाति होती है क्या? 4 जातियां होती हैं, 4। आइए दूसरी देखिएगा, अगेन प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम फेल्सी पेरम, फेल्सी पेरम ये दूसरी जाति। वंश देखिए कॉमन है कि नहीं है? यस सर। तीसरा प्लाज्मोडियम मलेरियाई, नाम में देखिए क्या आ रहा है? मलेरियाई, ठीक है। और चौथी प्लाज्मोडियम ओवेल। तो बच्चों ये है 4 प्रकार की आपकी प्लाज्मोडियम की जातियां, ठीक है। 4 प्रकार की आपकी प्लाज्मोडियम की जातियां हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेल, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, आप बोलेंगे सर ये चारों ही मलेरिया रोग करती है क्या? यस, चारों से मलेरिया होता है। तो फिर फर्क क्या होता है? फर्क क्या होता है अभी नहीं बताऊंगा, जब चैप्टर आएगा मानव स्वास्थ्य रोग वहां पर आपको पता लगेगा। अभी बस इतना सा हिंट दे रहा हूं, ये जो प्लाज्मोडियम होता है कौन सा? फेल्सीपेरम, बस इतना सा याद रखना, सबसे खतरनाक होता है, सबसे ज्यादा खतरनाक, क्योंकि इससे जो मलेरिया होता है वो जानलेवा होता है। यस, इससे प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम जब हमारे अंदर जाएगा और इससे अगर मलेरिया होगा तो जान जाने का खतरा होता है, इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा होता है? फेल्सीपेरम, ठीक है। और बाकी जो डिफरेंस है वो आपको उस क्लास में मिलेंगे, क्लास मतलब मानव स्वास्थ्य और रोग जो चैप्टर आएगा, जब उस आएगा तो वहां पर बताऊंगा कि भैया ये जो है इनमें से भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिलती है? ये मिलती है, उससे कम ये मिलती है, ये मिलती है, सबसे कम ये मिलती है। इन 3-4 से जो मलेरिया होता है उसमें क्या फर्क होता है कि कहीं ना कहीं मलेरिया जब होता है तो बुखार होता है, इसमें बुखार 3 दिन में आता है, इसमें बुखार 3 दिन में आता है, इसमें 4 दिन बाद आता है, इसमें 3 दिन बाद आता है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, ये सबसे कम, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, ये और कम खतरनाक है, ये और कम खतरनाक है, और ये है ही ना के बराबर, हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं ऐसा। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें आप वहां पर पढ़ेंगे मानव स्वास्थ्य रोग में। अभी के लिए सिर्फ इतना सा, प्लाज्मोडियम उदाहरण है किसका? स्पोरोजोआ का, जिसकी 4 हैं जातियां, जिसमें फेल्सीपेरम सबसे ज्यादा है खतरनाक। बस टोटल थे बेटा ये 5 बिंदु किसके? हमारे स्पोरोजोआ के। और इसी के साथ प्रभु हमने खत्म कर दिया है इस चैप्टर का दूसरा जगत कौन सा? प्रोटिस्टा। एक एक चीज को ढंग से पढ़ाया है, एक एक चीज को अच्छे से पढ़ाया है ताकि याद रहे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा जी। अब हमारे कितने जगत हो गए सर? इस चैप्टर में हमें 3 जगत पढ़ने थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक। क्योंकि जो 2 जगत है 5 जगत प्रणाली में, 2 बाकी जो जगत है कौन सा? प्लांट यानी पादप जगत या वनस्पति जगत, और जंतु जगत यानी प्राणी जगत, उसके तो अलग चैप्टर है। मैं जरा सोचे, पहला अध्याय कौन सा है 11वीं कक्षा का? सर जीव जगत। दूसरा जीव जगत का वर्गीकरण। जब हमने वर्गीकरण किया तो 5 जगत प्रणाली में 5 जगत में बांटा था, ये सब बांटा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी, एनिमेलिया। जिसमें मोनेरा पढ़ लिया, प्रोटिस्टा पढ़ लिया, अब 3 बच रहे, कौन सा? कवक, प्लांटी, एनिमेलिया। अब प्लांटी यानी पादप यानी वनस्पति जगत, इसका तो पूरा अध्याय है तीसरा, वनस्पति जगत। चौथा प्राणी जगत या जंतु जगत, इसका भी अध्याय है, तो ये दोनों तो हम वहां पर पढ़ेंगे। अब बचा कौन सा? एक जगत बच गया बस आखिरी, कौन सा? कवक जगत। स्टार्ट करें तो बेटा जी स्टार्ट करते हैं हमारा क्या? कवक जगत। अब आप मुझे बताएं, ऐसी कवक देखी आपने? ऐसी कवक देखिए कभी? देखिए देखिए देखिए, जल्दी से मुझे बताएं। अच्छा चलो छोड़ो, आप में से कितने बच्चों ने मशरूम नाम सुना? मशरूम, अब जरा सोचो, देखा है मशरूम? आप मुझे बताओ, आप में से कितने बच्चों ने रोटी खाने के बाद रोटी छोड़ दी है और वो रोटी बहुत दिनों से पड़ी हुई है एक जगह पर, उसके ऊपर कुछ मैं बोलूंगा कपास जैसी कुछ धागेनुमा संरचना, काली काली सी, पीली पीली सी, हरी 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 तो नहीं, नीली नीली सी, है ना, ऐसी संरचनाएं, ऐसी स्ट्रक्चर पैदा हो जाती है। देखिए ये है क्या बेटा? फफूंदी। ये है क्या? कवक। इन्हें हम बोलते हैं फंजाई या फंगस, ठीक है। तो कुल मिलाकर अब जो जगत हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कवक जगत। आइए स्टार्ट करें। आइए बेटा, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कवक जगत के लक्षण। तो बाबू 7 से 8 लक्षण है, एक एक करके सारे लक्षण पढ़ते हैं। 7 से 8 लक्षण है, एक एक करके सारे के सारे लक्षण पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला बिंदु ध्यान से सुनिएगा,
कॉपी है आपके पास, लिखते जाइएगा मेरे साथ साथ। सबसे पहला बिंदु देखिए, कवक जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं फंजाई या फंगस, ठीक है, हिंदी में एक और नाम फफूंदी, ठीक है, इनका अध्ययन क्या कहलाता है? अब जितने भी बच्चे इस कोर्स में मेरे साथ जुड़े हैं, आपको पता होगा कि बायो जब मैंने स्टार्ट करी थी तो मैंने आपको कई सारी लॉजीज बताई थी, कई सारे अध्ययन बताए थे। कितने बच्चों को याद है? याद है? कोई मुझे बता सकता है कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? याद है? याद है? याद है? भूल गए? दिमाग पर जोर डाले। याद है क्या कहलाता है कवक का अध्ययन? तो बेटा जी, कवक के अध्ययन को हम बोलते हैं माइकोलॉजी या सिंपल कवक अध्ययन। ठीक है, सिंपल भाषा में कवक अध्ययन, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में माइकोलॉजी। ठीक है, तो बेटर ये रहेगा कि आप याद रखना क्या, माइकोलॉजी क्या होता है? कवक का अध्ययन होता है। ठीक है सर, समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। आइए आगे चलते हैं। दूसरा बिंदु ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, ये कवक जगत जो है ये किसने प्रस्तुत किया था? देखिए सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है, बस मैं रिवाइज करा रहा हूं। ये कवक जगत किसने प्रस्तुत किया था? क्या ये 2 जगत प्रणाली में आया था? क्या ये 3 जगत प्रणाली में आया था? या ये 4 जगत प्रणाली में आया था? या 5 जगत प्रणाली में आया था? जोड़ डालो, पढ़ा हुआ आप सभी ने, सब कुछ पढ़ा हुआ है। याद करिए, 2 जगत प्रणाली किसने दी थी? लीनियस ने। ठीक है, कितने जगत दिए थे सर? 2। कौन से? प्लांटी, एनिमेलिया। फिर 3 जगत प्रणाली किसने दी थी सर? हैकल ने। कौन सा जगत दिया था? प्रोटिस्टा। फिर उसके बाद 4 जगत प्रणाली आई थी, किसने दी थी? कोपलैंड ने। कौन सा जगत दिया था सर? मोनेरा। फिर आई थी कौन सी? 5 जगत प्रणाली, किसने दी थी? आर.एच. विटेकर ने। और 5वां जगत जो उन्होंने दिया था वो कौन सा दिया था मेरे बालक? कौन सा? कवक जगत। ठीक है, तो बेटा जी ये जगत 5, ये जगत जो है वो 5 जगत वर्गीकरण में प्रस्तुत किया गया था। क्या बोला हमने? ये जगत जो है वो 5 जगत वर्गीकरण में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है सर, 5 जगत वर्गीकरण में प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो सीधा सीधा आपसे कोई पूछे भैया कवक जगत किसने दिया, आप सीधा बोलिए सर आर.एच. विटेकर ने। ठीक है, तो आर.एच. विटेकर वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये कवक जगत दिया था। ठीक है, अब आपको याद है 5 जगत वर्गीकरण में ये जो कवक जगत था ये कहां से निकाला गया था? ये कवक जो थी जिनको कहां डाला गया था 4 जगत वर्गीकरण में? याद करिए कोपलैंड ने जब 4 जगत प्रणाली दी थी तो उसने मोनेरा जगत तो दिया, लेकिन उसने ना इन कवकों को पादप जगत में डाल दिया था। गलती करी थी, याद है, बताया था मैंने। और आर.एच. विटेकर ने जब 5 आधार पर 5 जगत वर्गीकरण दिया तो उसमें सबसे मेन आधार क्या था? याद करिए, पोषण। क्या था? पोषण। क्या कि कवक जो होती हैं वो स्वयपोषी नहीं होती हैं। कैसी होती हैं? मृतोपजीवी होती हैं। मृत गले सड़े पदार्थों से पोषण लेती हैं। बताओ, बताया कि नहीं बताया? बताया है ना? तो सीधी सी बात है बेटा जी, ये 2 बिंदु समझ में आ गए। तीसरा बिंदु सीधा सा लक्षण पढ़ना याद रखना, एक एक लक्षण आपने याद रखना है कि कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, कवक जगत किसने प्रस्तुत किया? आर.एच. विटेकर ने। किस आधार पर? 5 आधार पर किया था, जिसमें मेन आधार क्या था? पोषण। कि कवक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ये मृतोपजीवी होते हैं। कैसे होते हैं ये? सर ये मृतोपजीवी होते हैं, मृत पदार्थों से पोषण लेते हैं। जी वेल डन, बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये तो सिंपल सी बात है सर ये मृतोपजीवी होते हैं, बहुत सिंपल सी बात है सर, ये चीज समझ में आ गई है। अब आगे चलते हैं, चौथा बिंदु। ठीक है, पोषण के आधार पर आर.एच. विटेकर ने इनको एक अलग जगत में प्रस्तुत किया जिसका नाम था कवक जगत, जिसके अंतर्गत कौन से जीवों को रखा गया? मृतोपजीवी को, जो मृत पदार्थों से पोषण ले रहे हैं। ठीक है, आपको याद आ रहा है ये कवक जगत और अवपंक कवक दोनों में क्या अंतर था? समझ में आता है ना? कवक जगत और अवपंक कवक जो प्रोटिस्टा जगत में, दोनों में क्या अंतर है? वहां पर भी नाम में अवपंक कवक है, यहाँ पर कवक है, दोनों में सिमिलरिटी क्या? ये भी मृतोपजीवी, वो भी मृतोपजीवी, लेकिन वो एकल कोशिकीय, ये बहुकोशिकीय, वहां पर कोशिका वृत्ति नहीं मिल रही थी, यहाँ कोशिका वृत्ति मिलेगी, याद रखना। ठीक है, चलिए जी सर, ये था हमारा तीसरा बिंदु। चौथा बिंदु ध्यान से सुनना, ये सर्वव्यापी होते हैं। ये सर्वव्यापी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन, ये सर्वव्यापी कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। हाँ जी, ये लाइन समझ में क्या बोला? वापस से सुनना, ये सर्वव्यापी होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये सर्वव्यापी कॉस्मोपॉलिटन का मतलब? जरा ध्यान से सुनिएगा, आपके आसपास आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप बोलेंगे सर रूम में बैठे हैं, जमीन है, हाँ जी है, हवा है, हाँ जी है, जल है, मिल रहा है ना इस पृथ्वी पर। 3 ही तो मंडल मिल रहे हैं, कौन कौन सा? जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। ठीक है, अब वो जीव जो इन तीनों मंडल में मिले, स्थल पर भी मिल सकता है, वायु में भी मिल सकता है, जल में भी मिल सकता है, यस, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं आपके? सर्वव्यापी, जो आपके मोनेरा जगत के भी जीव थे। याद करिए, वहां पर भी ये शब्द मैंने यूज किया था, मोनेरा जगत। मोनेरा जगत के जीव जीवाणु जल में भी होते हैं, स्थल पे भी होते हैं, वायु में भी होते हैं, याद रखना, वो भी सर्वव्यापी, ये भी सर्वव्यापी, हर जगह मिलते हैं, भूल मत जाइएगा। बताओ, इतनी सी बात समझ में आ गई है? चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था? पक्का। अब पांचवा बिंदु जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है पांचवा बिंदु, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं इनकी बात कर रहा हूं, किसकी? शरीर की। अब मैं इनकी बॉडी की बात करने वाला हूं, इनके शरीर की बात करने वाला हूं। आप मुझे बताएं, इनका शरीर कैसा होता है? एकल कोशिकीय या बहुकोशिकीय? बहुत सिंपल सा प्रश्न मैंने आपसे पूछा, इनका शरीर कैसा होता है? बहुत सिंपल प्रश्न, आप सीधा बोलेंगे सर बहुकोशिकीय। प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? आप बोलेंगे सर कैसी बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक हमारे सिर्फ मोनेरा जगत में थे, बाकी सारे जगत यूकैरियोटिक है, यानी सुकेंद्रीय है। लिख देता हूं, सुकेंद्रीय यानी यूकैरियोटिक। ठीक है, तो बेटा इनका शरीर कैसा होता है? बहुकोशिकीय होता है, और ये कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया। लेकिन बंधु प्रश्न तो यहां से उठेगा नीट में, ध्यान से सुनना। हमने बोला इनका शरीर कैसा था? बहुकोशिकीय। ये सब बहुत सारी कोशिकाओं से बना, जैसे हम एक कोशिका से बने हुए नहीं सर, बहुत सारी कोशिकाओं से बने हुए, हम भी, ये भी बहुत सारी कोशिकाओं से बने हुए। ठीक है सर, लेकिन बालक आपने याद रखना है इस बिंदु का अपवाद। क्या याद रखना है आपने? इस बिंदु का अपवाद याद रखना है। क्या अपवाद? एक ऐसा कवक, एक ऐसी फफूंदी, एक ऐसा मैं बोलूंगा फंजाई, एक ऐसा फंगस जो इस पूरे जगत में अकेला एकल कोशिकीय है, एकल कोशिकीय है। ठीक है, और उसका नाम
जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, जिंदगी भर मत भूलिएगा उसका नाम है क्या? यीस्ट। आप सभी ने नाम सुना यीस्ट, सुना है? नहीं सुना? वैज्ञानिक नाम सुनिए, इनका वैज्ञानिक नाम सैकेरोमाइसिस, सैकेरोमाइसिस सेरिविसी, सैकेरोमाइसिस सेरिविसी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। यीस्ट जिसका वैज्ञानिक नाम सैकेरोमाइसिस सेरिविसी, सैकेरोमाइसिस सेरिविसी। ठीक है, कौन? यीस्ट। ये एक ऐसी कवक है, एक ऐसी फंजाई है जो इस पूरे जगत का अपवाद है। किस आधार पर? हमने बोला इस पूरे जगत में जो जीव है उनका शरीर कैसा है? बहुकोशिकीय है, लेकिन अपवाद याद रखना है कौन मेरे भाई? भूल मत जाना किसी भी हालत में। यीस्ट जिंदगी भर याद रहेगा, ठप करके दिमाग में बैठा लो इसे। क्या? यीस्ट, सैकेरोमाइसिस सेरिविसी, एक ऐसा कवक, एक ऐसा फंगस जो कैसा होता है? एकल कोशिकीय होता है। यानी ये एक अपवाद होता है किसका? इस जगत का। किस आधार पर? कोशिकीय संगठन के आधार पर, या मैं बोलूंगा शरीर के संगठन के आधार पर। कोशिकीय संगठन नहीं, शरीर के संगठन के आधार पर। हमने देखा इनका शरीर जो है वो कैसा है? बहुकोशिकीय, लेकिन अपवाद हमने देखा भैया यीस्ट जो है एकल कोशिकीय। अब आपके दिमाग में ठन करके एक प्रश्न आएगा, क्या आएगा? सर हमने प्रोटिस्टा जगत में जो अवपंक कवक रखा था, सर वो भी तो एकल कोशिकीय था, वो भी मृतोपजीवी था। आपने तो ये बताया था कि भैया कि अवपंक कवक जो है वो इस जगत में नहीं रखे। क्यों नहीं रखे? क्योंकि इस जगत में तो बहुकोशिकीय आते हैं और वो कैसा था? एकल कोशिकीय था। तो सर उस हिसाब से तो जो यीस्ट है ये भी एकल कोशिकीय, इसको भी डालो वहां पर। किसमें? प्रोटिस्टा जगत में। आएगा ना? आएगा ना? मन में विचार आएगा ना, प्रश्न आएगा ना कि सर ये भी तो एकल कोशिकीय है, ये भी मृतोपजीवी है, तो डालते क्यों नहीं हो इसको प्रोटिस्टा जगत के अंदर अवपंक कवक के साथ में? क्यों नहीं डाला? इसका बहुत सिंपल सा आंसर है। शायद आपको दूसरा अंतर भी बताया था। क्या बताया था? कोशिका भित्ति। याद है कि भूल गए? नहीं बताया था? याद करिए, क्या बताया था? कोशिका भित्ति। वहां पर मेन चीज क्या थी? एक और याद करिए, नग्न जीव द्रव्य बहुकेंद्रकीय प्लाज्मोडियम। याद आ रहा है नाम उस संरचना का? याद आ रहा है? कोई भी कोशिका भित्ति नहीं थी किसमें? अवपंक कवक में। याद आ रहा है? लेकिन इसमें कोशिका भित्ति है। अब थोड़ी सी तुलना करो, ये एकल कोशिकीय यस है, अवपंक कवक भी कैसे? एकल कोशिकीय। वो भी मृतोपजीवी, ये भी मृतोपजीवी, सारे मृतोपजीवी। कॉमन तो चीज क्या थी? मृतोपजीवी। अंतर क्या था? अवपंक कवक एकल कोशिकीय, लेकिन नग्न जीव द्रव्य। ये एकल कोशिकीय लेकिन नग्न नहीं है, इनके ऊपर कोशिका भित्ति है। वैसी ही कोशिका भित्ति जो इन सभी बहुकोशिकीय कवक में मिलेगी। अब दिमाग लगाओ, कहां रखूंगा इसको? ज्यादा सिमिलैरिटी किससे है? इनसे है। क्यों? क्योंकि इनके पास जो कोशिका भित्ति होगी बिल्कुल वैसी कोशिका भित्ति इनके पास है। अब सोचो किसके जैसा ज्यादा सिमिलर है? ये इस जगत के जैसा, ये प्रोटिस्टा जगत में अवपंक कवक के जैसा। तो याद रखना इसको इस जगत में रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी सिमिलैरिटी, इसकी समानताएं इस जगत के जीवों से ज्यादा मिलती है। ठीक है, तो ये था बेटा जी, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब लगे हाथ एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। आप जब चैप्टर पढ़ेंगे कौन सा? मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, 12वीं कक्षा का एक और अध्याय कौन सा? मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तब वहां पर आप कई सारी चीजें, कई सारे पकवान बनाएंगे, पकवान। ठीक है, जैसे आप दूध दही बनाएंगे, आप चीज बनाएंगे, आप इडली बनाएंगे, डोसा बनाएंगे मतलब इतना से पढ़ाया जाएगा। हालांकि वो सिंपल सी चीज है, इतना ज्यादा कुछ है नहीं। वहां पर ना आपको इसके बारे में भी बताया जाएगा। आप ब्रेड खाते हो? ब्रेड, यस सर ब्रेड खाते हैं। कहां पर बनती है? सर जहां पर भी बनती होगी, हमें क्या, हमें तो खाने से मतलब है बेटा। जहां बनती है उसे बेकरी बोलते हैं। अरे सर कैसी बात करते हैं, हम जानते हैं, बेकरी है ना। याद रखना इस यीस्ट को ना बेकर्स यीस्ट बोला जाता है। आप में से कई जानते हो, मुझे पता है, कई जानते हो, जो नहीं जानते याद रखना, यीस्ट को हम एक नाम देते हैं, क्या? बेकर्स। क्या? बेकर्स यीस्ट। अब आप बोलेंगे सर ये बेकर्स क्या है? यीस्ट तो समझ में आ गया, यीस्ट यानी सैकेरोमाइसिस सेरेविसी जो एक अपवाद है, एकल कोशिकीय कवक है। ठीक है, ये बेकर्स क्या है? ये बेकर्स शब्द कहां से आया? तो बेटा बेकर्स वर्ड जो है वो आया बेकरी से, यानी एक ऐसी यीस्ट जिसका इस्तेमाल किया जाएगा किसमें? बेकरी में। क्या बनाने के लिए? ब्रेड बनाने के लिए। ठीक है, तो याद रखना इनको हम क्या बोलते हैं? बेकर्स यीस्ट बोलते हैं। और साथ साथ सुनिए, इनका एक और नाम है, इसका एक और नाम है, ये लिख दूं, ब्रीविंग यीस्ट। ये अंग्रेजी के शब्द है, याद रखिएगा, ब्रीविंग यीस्ट। आप इनको हिंदी में भी लिख सकते हैं, हिंदी के शब्दों में लिख सकते हैं। बेकर्स को बेकर्स लिख दीजिएगा, ब्रीविंग को ब्रीविंग लिख दीजिएगा। ठीक है, बेकर्स यीस्ट यानी ऐसी यीस्ट, यानी वो सैकेरोमाइसिस सेरेविसी जिसका इस्तेमाल कहां पर हो रहा है? बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए। अब सर ये ब्रीविंग का मतलब क्या होता है? बेटा ब्रीविंग का मतलब होता है अल्कोहल का निर्माण, इथेनॉल का निर्माण, शराब का निर्माण, मदिरा का निर्माण, क्या कहलाता है? ब्रीविंग। अब ध्यान से सुनिएगा, ये सैकेरोमाइसिस सेरेविसी का इस्तेमाल किया जाता है क्या बनाने के लिए? अल्कोहलिक पेय पदार्थ बनाने के लिए, या सीधा बोलूंगा अल्कोहल बनाने के लिए, शराब बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका सैकेरोमाइसिस सेरेविसी का, इस कारण इसे हम क्या बोलते हैं? ब्रीविंग यीस्ट भी बोलते हैं। तो बालक कृपया करके अगर याद रख सकते हैं तो ये दो बिंदु और याद रख लीजिएगा। क्या? ये जो यीस्ट जो होती है इसके ये दो नाम अगर याद रख सकते हैं तो कृपया करके याद रख लीजिएगा, एक ब्रीविंग यीस्ट और एक बेकर्स यीस्ट। ठीक है, ब्रीविंग का मतलब अल्कोहल निर्माण और बेकर का मतलब बेकरी में ब्रेड का निर्माण। ये दोनों यानी ब्रेड भी बनवाने में, अल्कोहल भी बनवाने में इसका इस्तेमाल है। जरा सोचिए, अगर आप जानते हैं सबसे पहले शराब जो थी वो हालांकि पहले से बनी हुई थी, लेकिन मदिरा अल्कोहल का निर्माण इससे किसने कराया था? आपने जानते हो एक वैज्ञानिक जिसका नाम था लुईस पाश्चर। जानते हैं? नाम सुना है कभी? लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर ने इस यीस्ट से बनवाई थी क्या? शराब बनवाई थी, अल्कोहल बनाई थी, जिसे हम बियर बोलते हैं। ठीक है, वो बनाई थी किसने? इस यीस्ट से। क्या ये हमारे टॉपिक में आएगा, चैप्टर में आएगा? यस आएगा। ठीक है, अब जरा सोचिए, अगर वो लुईस पाश्चर ये नहीं बनवाता इससे, तो आज की डेट में कितने लोग बच जाते मरने से? आज की डेट में कितने लोग ऐसे होते जो लड़खड़ाते नहीं, नालियों में ना गिरते? देखा होगा आपने, कई लोग शराब का सेवन कर लेते हैं, अधिक सेवन कर लेते हैं, लड़खड़ाते रहते, गिर जाते, नालियों में पड़ जाते हैं। तो कहने वाली बात है क्या कि इस पृथ्वी पर ये जो मदिरा, ये जो शराब जो है, ये कौन लेकर आया? लुईस पाश्चर लेकर आया। किससे? यीस्ट से। ठीक है, तो बेटा जी आइए हमारे टॉपिक पर आते हैं फटाफट। यहाँ पर यीस्ट, बेकर्स यीस्ट बोल सकते हैं, ब्रीविंग यीस्ट बोल सकते हैं। इस यीस्ट जिसका नाम है सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, ये वैज्ञानिक नाम है इसका। ये सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, ये यीस्ट जो होती है ये एकल कोशिकीय होती है। कैसी होती है? एकल कोशिकीय। अच्छा एक और चीज लगे हाथ याद आई, आपसे कितने बच्चों ने इडली खाई है? इडली खाइए, साउथ इंडिया में बहुत फेमस होती है, साउथ इंडियंस खाते हैं इडली। जिन्होंने खाई उनको पता होगा, अगली बार जब खाएं तो इडली को एक बार खोलना, देखना उसके अंदर छोटे-छोटे छेद होंगे, देखना छोटे-छोटे छेद होते हैं इसमें इडली में। और छोड़ो, ब्रेड तो खाइए ना आप सबने, ब्रेड में छेद होते हैं। अब इन ब्रेड में छेद देख ले बेटा, अभी खोल फ्रिज खोल, देख अगर तेरे पास ब्रेड रख के देख उसमें छेद हैं, यस हैं। तो इडली में छेद, ब्रेड में छेद, छोले भटूरे खाएं, भटूरे छोले की बात नहीं कर, छोले भटूरे में भटूरे खाएं, भटूरे देखना एक बार, भटूरे में जब आप देखोगे, भटूरे को खोलना एक बार, गरम गरम जब वो एक बार खोलोगे तो उसके अंदर देखना छोटे छेद होंगे।
वो छेदों को उत्पन्न करने के लिए, अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लफीनेस, फ्लफी, स्पंजीनेस, ठीक है, वो एक तरीके से छेद उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होता है कौन बेटा जी आपका, ये यीस्ट। इसको खमीर भी बोलते हैं, आपने से कईयों ने शायद ये शब्द सुना होगा खमीर, तो खमीर भी बोला जाता है, लोकल लैंग्वेज में इसको खमीर बोल देते हैं, बाकी सब वैज्ञानिक नाम सैक्रोमाइसिस सेरेविसी यीस्ट। ये एक अपवाद था भाई किसका, कवक जगत का, क्योंकि कवक जगत में ज्यादातर जीव कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। बताएं क्या ये सिंपल से अभी तक के 5 बिंदु समझ में आ गए हैं? चलें आगे, अभी 5वां बिंदु कंप्लीट नहीं हुआ। 5वां बिंदु था कि भैया शरीर जो है वो बहुकोशिकीय है, ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब आइए इनकी कोशिका देखते हैं, ठीक है, देखिए यहां पर देखिए, देखिए यहां पर कुछ दिख रहा है, दिख रहा है, आइए इसकी तरफ अभी ध्यान मत दीजिएगा, पहले मेरी तरफ ध्यान दीजिए, इधर देखो, ऐसे बोलते हैं, ऐसे आजकल देखो ना, ऐसे इधर देखो, ध्यान से देखो। देखिए बेटा, आप में से कितने बच्चों ने कपास देखी, कपास, आप में से कितने बच्चों ने कपास देखी, कपास, रुई, रुई भी बोलते थे, कपास भी बोलते, देखिए अगर है तो अभी देख लो। इस तरीके से ना एक धागा होता है, फिर एक और एक और एक और एक और, इस तरीके से बहुत सारे धागे आपस में उलझे होते हैं, तंतु होते हैं कपास के, इस तरीके से कपास के तंतु एक दूसरे से इस तरीके से जाल सा बना लेते हैं। रुई देखना, खोल के देखना, उसमें छोटे छोटे फाइबर्स होंगे कपास होते हैं। तो ये जो कवक जो होती है ना, ये कवक ये बिल्कुल कपास की जैसी होती है, बिल्कुल किसकी जैसी होती है, कपास की जैसी। अब आप बोलेंगे सर कैसे, देखिएगा, देखिए ये एक कोशिका है, क्या है ये, एक कोशिका, एक कोशिका, ठीक है। इस एक कोशिका को हम बोलते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला, एक कोशिका, किसकी, कवक की एक कोशिका को हम बोलते हैं कवक तंतु, अंग्रेजी में बोलते हैं हाइफा, जो आपको शायद अब साइड में दिख रहा होगा, दिख रहा है, दिख रहा है, ये क्या बोलते हैं, कवक तंतु या हाइफा। ये एक कोशिका, एक कोशिका, एक कोशिका, ठीक है सर। आगे चलते हैं, अब इधर देखो सर, आपने तो एक और कोशिका बना दी सर, आपने एक और बना दी, 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 ऐसे कई सारी कोशिकाएं आपस में जुड़कर सोच समझकर मुझे बताएं, क्या एक जाल बना रही है या नहीं बना रही है? यस, ये तो पूरा एक जाल बन गया, किसका, कई सारी कोशिकाओं का जाल बन गया है। यस, अब जरा सोचिए, ऐसी कई सारी कोशिकाएं एक दूसरे के पास हैं, जुड़ गई हैं, तो जुड़ने से ये जो शरीर जो बन रहा है, ये शरीर है। जरा सोचिए मेरा शरीर किससे बना हुआ है, कई सारी कोशिकाओं से, ये क्या दिख रहा है, एक शरीर है मेरे भाई, यस ये एक शरीर है जो किससे बना हुआ है, कई सारी कोशिकाओं से, प्रत्येक कोशिका का नाम क्या था, कवक तंतु। ऐसे लाखों करोड़ों कवक तंतु जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो बनता है एक जाल जिसका नाम है कवक जाल। एक शरीर बन रहा है, एक बॉडी बन रही है, और उस शरीर का नाम है कवक जाल, अंग्रेजी में बोलते हैं माइसीलियम। अब बेटा जी जरा खुद सोच समझकर मुझे बताओ, मैंने क्या बोला था, कवक किसके जैसी होती है, कपास की जैसी। कपास में छोटे छोटे तंतु होते नहीं होते, ये सर होते हैं। यहाँ पर भी क्या था, सेम टू सेम, भैया ये कवक है, ये पूरी कवक है, और इस कवक में, इस पूरी कवक में जो प्रत्येक कोशिका है उसका नाम है कवक तंतु या हाइफा। ऐसे कई सारे हाइफा, ऐसे कई सारे कवक तंतु, ऐसी कई सारी कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ रही हैं और जुड़ने के बाद एक शरीर बना है, और शरीर का नाम है कवक जाल या माइसीलियम। अब आप खुद सोचिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, माइसीलियम लिखा हुआ, माइसीलियम क्या है सर, ये जाल है, किससे बना हुआ है सर, कोशिकाओं से, प्रत्येक कोशिका का नाम सर हाइफा। खत्म, बताओ आया कि नहीं आया समझ में, बिंदास, क्लियर है। तो ये बहुकोशिकीय शरीर था, ये बहुकोशिकीय शरीर है, शरीर है कैसा, बहुकोशिकीय, प्रत्येक कोशिका का नाम था कवक तंतु हाइफा। कई बार बच्चे पूछते सर हाइफा क्या है, अरे एक कोशिका, कवक की एक कोशिका का नाम है क्या, हाइफा, हिंदी में बोलते हैं कवक तंतु। ऐसे कई सारे कवक तंतु यानी कई सारी कोशिकाएं जब जुड़ जाती हैं तो एक जाल सा बनता है जिसे हम माइसीलियम या कवक जाल बोलते हैं, जो एक शरीर है किसका, कवक का। खत्म, बताओ अब जाकर हमारा कंप्लीट हुआ कौन सा बिंदु, ये 5वां बिंदु। हमने बोला था शरीर कैसा होता है, शरीर होता है कैसा, बहुकोशिकीय, ठीक है। चले आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था, अभी नहीं हुआ, अभी एक और चीज बाकी है, यहाँ पर एक और चीज बाकी है। आप बोलेंगे सर अब क्या बाकी, आइए ध्यान सुनिए बेटा, मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछता हूँ, हालांकि आप पढ़ चुके हो, सभी पढ़ चुके हो, मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि ये एक कोशिका है, ठीक ठीक है, इस कोशिका में मुझे विभाजन करना है, तो सबसे पहले कौन सा विभाजन होगा, जल्दी से आंसर बताएं। सबसे पहले इस कोशिका में अगर मुझे विभाजन करना है तो पहले केंद्रक का विभाजन होता है कि कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, जल्दी से मुझे बताएं कि भैया ये कोशिका द्रव्य और ये केंद्रक। सबसे पहले आप क्या करते हो, याद करो, बताया हुआ है, पढ़ा हुआ है आपने चैप्टर। सबसे पहले आप क्या करते हो सर, केंद्रक का विभाजन करते हैं। इस प्रक्रिया को हमने क्या बोला था सर, कैरियोकाइनेसिस। सर कैरियोकाइनेसिस बोला था, मैंने कहा वेल डन, कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन, मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल ठीक, याद आ गया सर, याद आ गया, पुरानी चीज याद आ गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया था सर, अब इसके बाद हमने कोशिका द्रव्य को बांटा था, आधा उधर आधा इधर। कैसे बांटा, जंतु कोशिका में अलग होता है, पादप कोशिका में अलग होता है, याद आ रहा है, जंतु कोशिका में कौन सी विधि थी, याद करिए, कोशिका खांच विधि। पादप कोशिका में कोशिका प्लेट विधि थी ना, थी ना, थी ना। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर भी कोशिका प्लेट विधि होती है, ठीक है, यहाँ पर भी कोशिका प्लेट विधि प्रकार की विधि होती है, जिसमें ध्यान से देखिए, ऐसे बनाता हूं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा बेटा, हम बीच में ना इस तरीके से बांट देते हैं किसको, कोशिका द्रव्य को, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, आप में से कितने बच्चों ने ये शब्द सुना है, पट, सुना होगा, कई बार मूवीज में देखा होगा, पट बंद कर दो। पट क्या होता है, दरवाजा होता है, ठीक है। जैसे ये रूम है, इस रूम में दरवाजा है, मेरे यहाँ पर दरवाजा है, ठीक है, दरवाजा बंद है, मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, दरवाजा खोल दिया, मैं बाहर चला गया, यानी दो क्षेत्रों के बीच में दरवाजा मिल रहा था। यानी दरवाजा क्या विभाजन कर रहा है, नहीं कर रहा, दरवाजा खोल दो चला जाएगा, दरवाजा बंद करो बंद हो गया। यानी पट जो होते हैं, दरवाजे जो होते हैं, दो चीजों को विभाजित कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, दो चीजों के बीच को जोड़ भी रहे हैं, विभाजित भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जरा सोचिए, ये पट जो था, ये एक दरार है, या मैं बोलूंगा ये एक पटलिका है, ये एक संरचना है जो कुल मिलाकर कोशिका द्रव्य विभाजन करा रही थी, यानी साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस क्या होता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, कोशिका द्रव्य विभाजन। क्या होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, कौन, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो बेटा जी हमने पहले कराया केंद्रक का विभाजन, फिर हमने कराया कोशिका द्रव्य का विभाजन, फाइनली हमारी दो प्रकार की कोशिका बन गई, एक ये कोशिका और एक ये कोशिका। अब ये तो देखिए आपको पूरा अच्छे से पढ़ाया हुआ था चैप्टर, ये तो समझ में आता है, ठीक है। अब मैं जो आपसे चीज कहने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा, जो चीज मैं आपको समझाने वाला हूं जरा गौर से सुनिएगा, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे बोला ये एक कोशिका है, ध्यान से सुनिएगा, ये एक कोशिका है, वहां पर गोल थी, यहाँ पर नलिकाकार आकृति में है कोशिका, कोई दिक्कत नहीं, कोशिका कोशिका वो गोल थी, नलिकाकार आकृति में, ठीक है सर। ये कोशिका, मुझे इसमें विभाजन कराना है, ठीक है सर, विभाजन कराया, पहले
सर केंद्रक का विभाजन करा दिया, यस करा दिया। फिर सर कोशिका द्रव्य का भी विभाजन करा दिया, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल करा दिया। क्या बनाया सर? पट बनाया, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ऊपर वाली कहानी बता दी आपने, तो सेम टू सेम मैंने कहा, सेम टू सेम। तो अब आप मुझे बताएं क्या यहां पर कोशिका विभाजन के दौरान पट बन रहे हैं या नहीं बन रहे? बस इतनी सी बात। कोशिका विभाजन के दौरान पट बन रहे हैं या नहीं बन रहे? बन रहे ना? अभी तक देखो ये एक कोशिका, ठीक है। अच्छा मैं इनको कवक तंतु बोल देता हूं। कोशिका क्या थी जरा सोचिए, कोशिका का नाम क्या था? कवक तंतु था। एक कोशिका का नाम क्या था? कवक तंतु, ठीक है। ये कवक तंतु है, ये कवक तंतु है, यानी ये हाइफा है, ठीक है। कोशिका थी ना। अब आप मुझे बताएं क्या ये कवक तंतु यानी कोशिका विभाजन कर रही है और विभाजन करने के बाद जो दो कोशिकाएं बन रही है उनके बीच में पट मिल रहा है या नहीं? यस सर मिल रहा है। कोशिका द्रव्य विभाजन हो रहा है या नहीं? यस सर हो रहा है। केंद्र का विभाजन हुआ फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ, यस सर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, समझ में आ गया। आप मुझे बताएं क्या मैं इसको पट युक्त कवक तंतु बोल सकता हूं? सोच समझ कर मुझे बताना, इसको बोल सकता हूं पट युक्त कवक तंतु, यानी एक ऐसा कवक तंतु जिसमें पट का निर्माण हुआ, जिसमें मिल रहा है। कौन मिल रहा है? पट। अब इस पट को ना अंग्रेजी में बोलते हैं सेप्टा, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेप्टा, सेप्टा, हिंदी में बोलते हैं पट, ठीक है। अब सर सोचिए हमने हिंदी में तो नाम बता दिया पट युक्त कवक तंतु, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेप्टेट हाइफा, सेप्टेट हाइफा। बताओ ये बच्चों वाली चीज नहीं है, फिर से बोल देता हूं, थोड़ी सी बड़ों वाली चीज आई होप समझ में आ गई होगी। ऐसा नहीं बोलूंगा, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में, लेकिन जो समझदार है उनको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। ये कवक तंतु था, इस कवक तंतु के अंदर केंद्र था, कोशिका ही तो है, कोशिका में विभाजन हुआ, पहले केंद्र का विभाजन, ठीक है, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन, ठीक है। कोशिका द्रव्य का जब विभाजन हुआ तो पट बन गए, सेप्टा बन गया, ठीक है। तो ऐसा हाइफा क्या कहलाएंगे? ऐसे हाइफा जो बनेंगे, ऐसे अब देखिए ये भी एक हाइफा हो गया, ये भी एक हाइफा हो गया। भाई हाइफा क्या था? एक कोशिका थी ना। अब जरा सोचिए ये भी एक कोशिका, ये भी एक कोशिका, ऐसा हाइफा जो होंगे, प्रत्येक हाइफा जो होगा वो क्या होगा? जिनमें पट मिल रहे हैं, ऐसे हाइफा क्या कहलाएंगे? पट युक्त हाइफा, पट युक्त कवक तंतु, खत्म, सिंपल सा। अब आप मुझे बताएं, ध्यान से सुनना। अब आप समझ तो गए होंगे मैं क्या कहने वाला हूं, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं। देखिएगा ये कोशिका या कवक तंतु हाइफा, अगेन हाइफा, ठीक है सर। इस हाइफा में विभाजन कराना है, ठीक है सर करा दिया, पहले केंद्र का विभाजन करा दिया, कैरियोकाइनेसिस जैसे यहां पर भी यही कराया, पहले कैरियोकाइनेसिस यहां पर भी कराया। लेकिन अब यहां पर ना कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं हुआ, पट का निर्माण नहीं हुआ। किसका निर्माण नहीं हुआ? पट का निर्माण नहीं हुआ। अब आपका प्रश्न होगा कि क्यों नहीं हुआ? होगा ना, क्यों नहीं हुआ? याद करिए कोशिका द्रव्य, कोशिका चक्र, कोशिका विभाजन जब चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था तो याद है कुछ तरकु तंतु निकले थे ध्रुवों से जो विभाजन में सहायता करते थे, ठीक है। अब मैं आपसे बोल दूं कि केंद्र का विभाजन तो कर दिया, ठीक है, यानी तरकु तंतु तो निकल गया, सब कुछ काम हो गया, लेकिन ये पट बनाने वाली जो संरचनाएं थी, जैसे याद करिए कोशिका द्रव्य विभाजन में आपने पादप कोशिका में कहीं मध्य पटलिका बनाई थी, याद है? कोई अंदर द्रव्य जालिका और आपके गोल्जिका या सूक्ष्म नलिका आकर एकत्रित हो गई थी, कुछ मध्य पटलिका बनाई थी, याद है? अब जरा सोचिए ऐसी कहानी अगर ना हो, चाहे पादप कोशिका उसमें भी, तो सोचिए क्या वो कोशिकाओं के अंदर कोशिका द्रव्य विभाजन होगा? नहीं। जब कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होगा तो आप मुझे बताएं ऐसी कोशिका में केवल क्या होता रहेगा? बस इतनी सी बात, केवल केंद्रक का विभाजन होता जा रहा है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 क्या बनते जा रहे हैं सर? केंद्रक बनते जा रहे हैं, क्योंकि कोशिका द्रव्य विभाजन तो हो नहीं रहा, पट बन नहीं रहा। तो आप मुझे बताएं क्या ऐसा हाइफा, सोच समझकर मुझे बताएं, ऐसे हाइफा के लिए मैं दो शब्द यूज में लेने वाला हूं, ऐसे हाइफा को मैं पटहीन कवक तंतु बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? नहीं हुआ निर्माण। किसका निर्माण नहीं हुआ? पट का, सेप्टा का निर्माण नहीं हुआ, ठीक है। तो कैसा हो गया? ये पटहीन हो गया, ठीक है। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ए सेप्टेट हाइफा, ठीक है। अब इसी के साथ एक और नाम और जुड़ेगा, एक और नाम जुड़ेगा। क्या? आप मुझे बताइए ये कवक तंतु एकल केंद्र की है कि बहु केंद्र की है? सोचो, एकल केंद्र की है कि बहु केंद्र की है? देखो यहां पर पट बन रहे थे जिसकी वजह से हाइफा कैसा था? एकल केंद्र की। ये हाइफा एकल केंद्र की है। भाई ये एक कोशिका है जिसके अंदर एक केंद्र था, कोशिका ने विभाजन करके दो कोशिका बनाई, प्रत्येक कोशिका के अंदर एक केंद्र है, तो कोशिका के अंदर कितने केंद्र है? यहां पर एक कोशिका जिसके अंदर एक केंद्र था, इसने विभाजन किया, लेकिन कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं हो रहा है, केवल केंद्र का विभाजन होता जा रहा है। तो ये कोशिका कैसी है? ये कोशिका कैसी है? बहु केंद्र की है? नहीं। बताओ, सिंपल सी बात, पढ़ चुके आप सब कुछ, बताओ बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? ये कैसा हाइफा, ये कैसा कवक तंतु? सर बहु केंद्र की है, बहु केंद्र की है कवक तंतु। कैसा है सर? बहु केंद्र की कवक तंतु। लो जी एक और नाम जुड़ गया। अब इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा जी? इसको बोला जाता है कोइनोसाइटिक, कोइनोसाइटिक हाइफा, कोइनोसाइटिक हाइफा। क्या बोलते हैं? कोइनोसाइटिक हाइफा। आप बोलेंगे सर कोइनोसाइटिक वर्ड का मतलब होता है बहु केंद्र की। याद रखना, कहीं पर भी अगर ये वर्ड हिंदी में भी दिख जाए ना, कोइनोसाइटिक या सिनोसाइटिक, कई बुक्स में सिनोसाइटिक भी लिख देते हैं हिंदी में, तो कोइनोसाइटिक, सिनोसाइटिक या बहु केंद्र की मीनिंग एक ही है। क्या? एक कोशिका में बहुत सारे केंद्र का होना। बताओ क्या ये चीज समझ में आ गई है? चले अब मैं एक और चीज आपसे पूछता हूं, एक और चीज बेटा मुझे बताओ, ये माइसीलियम क्या था? आप बोलेंगे सर कवक जाल था। किससे बना हुआ था? कवक तंतु से बना हुआ था। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब कवक तंतु आपके दो प्रकार के हैं, नहीं है, खुद सोचो, ये कौन से कवक तंतु सर? ये पटयुक्त है। ये कौन से कवक तंतु सर? ये पटहीन है। यानी आपके कवक तंतु दो प्रकार के होते हैं, एक वो जिनमें पट मिलते हैं, एक वो जिनमें पट नहीं मिलते हैं। तो आप मुझे बताएं कवक जाल किससे बनाया जा रहा है? सर कवक तंतु से। जब कवक तंतु दो प्रकार के हैं तो कवक जाल भी कितने प्रकार के हो गए? दो। कैसे? जरा सोचिए, अगर ये वाले कवक तंतु जाल बनाएंगे तो ऐसा जाल क्या कहलाएगा? पट युक्त कवक जाल। सिंपल। अरे भाई सिंपल सी बात को सिंपल तरीके से रहने दो ना भाई। कवक तंतु हमारे दो प्रकार के, एक वो जब विभाजन होगा तो पट बनेगा वो, और एक वो जिनमें विभाजन के दौरान कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं, बहु केंद्रीय पट नहीं बना, यानी पटहीन। अब ऐसे हाइफा, ऐसे कवक तंतु जब जाल बनाएंगे तो ऐसा जाल क्या कहलाएगा? पट युक्त कवक जाल। खत्म। सेप्टेट माइसीलियम, सेप्टेट माइसीलियम। बताओ। और जब कौन बनाएंगे? पटहीन बनाएंगे, पटहीन कवक तंतु, पटहीन कवक तंतु जब क्या बनाएंगे? जाल बनाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? पटहीन कवक जाल कहलाएगा। बताओ क्या कहलाएगा? पटहीन कवक जाल कहलाएगा। एक पटयुक्त कवक जाल, पटहीन कवक जाल, यानी ऐसा कवक जाल जिसमें कवक तंतु में पट होंगे तो क्या कहलाएगा? पटयुक्त कवक जाल, यानी सेप्टेट माइसीलियम। और एक ऐसा जिसमें पट नहीं होंगे तो ऐसा कवक जाल जिससे किससे बनाया जाएगा? पटहीन कवक तंतु से बनाया जाएगा, क्या कहलाएगा? पटहीन कवक जाल कहलाएगा। अब अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इसको अंग्रेजी में दो शब्द बोलेंगे, या तो ए सेप्टेट या कोइनोसाइटिक माइसीलियम।
तो ये थी कहानी। अब इस चीज को दिखाने के लिए मेरे पास डायग्राम है, जरा देखो। आपको दो प्रकार के दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर हाइफा, जरा देखिए यहाँ पर केंद्रक 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 न्यूक्लियस, ठीक है। बीच में कोई पट है नहीं, लेकिन इधर देखो केंद्रक फिर एक पट, फिर पट, फिर केंद्रक, फिर पट, केंद्रक पट, केंद्रक पट, केंद्रक पट, पट केंद्रक, केंद्रक फिर पट, फिर पट, फिर केंद्रक। जरा सोचिए, बार बार क्या मिल रहे हैं? पट मिल रहे हैं, यानी कोशिका द्रव्य विभाजन हुआ होगा तो पट का निर्माण हुआ होगा। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? सेप्टेट हाइफा। और ये क्या कहलाएगा? कोइनोसाइटिक हाइफा। अब ये भी बताया कोइनोसाइटिक हाइफा, बोला नहीं बोला? बताओ क्या ये सिंपल से अब जाकर 5 बिंदु खत्म हुए हैं हमारे, 5 बिंदु, ठीक है। 5 ही बिंदु खत्म हुए। एक बार रिवाइज करा देता हूं जल्दी से। हमने कवक जगत के जो लक्षण पढ़े थे उनको एक बार फटाफट बता देता हूं, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। कवक का अध्ययन, माइकोलॉजी। कवक जगत प्रस्तुत किया गया था 5 जगत वर्गीकरण में, किसने? आर एच विटेकर ने। मेन 5 आधार थे, जिसमें से मेन आधार क्या था? पोषण, कि ये कैसे होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं, ठीक है। तीसरा बिंदु, ये मृतोपजीवी होते हैं। चौथा, ये सर्वव्यापी होते हैं, हर जगह मिल रहे हैं, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, हर जगह मिल रहे हैं। पांचवा, इनका शरीर कैसा? बहुकोशिकीय। लेकिन अपवाद एकल कोशिकीय। कौन? यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेसी, जिसका इस्तेमाल बेकरी में होता है, इसको क्या बोलते हैं? बेकर यीस्ट। और ब्रीविंग में होता है, यानी कहीं ना कहीं अल्कोहल निर्माण में होता है, इसलिए क्या बोलते हैं? ब्रीविंग यीस्ट। फिर आपने बोला सर जब ये एकल कोशिकीय तो इसको हमने प्रोटिस्टा जगत में कवक, अवपंक कवक के साथ क्यों नहीं रखा? इसलिए नहीं रखा क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति मिल रही है, और वही कोशिका भित्ति जो वहां पर तो नहीं मिलती, प्रोटिस्टा जगत में अवपंक कवक में नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर जो बहुकोशिकीय जो आपकी कवक है उनकी जैसी होती है, ठीक है। फिर हमने बात करी कि भैया इनका जो शरीर जो होता है वो एक जाल के रूप में होता है, कपास के जैसा होता है। उस जाल को हम बोलते हैं कवक जाल, जो बना होता है एक एक कोशिका से, प्रत्येक कोशिका का नाम होता है कवक तंतु, हाइफा। फिर हमने बात करी भैया हाइफा दो प्रकार के, कैसे हाइफा? जिनमें कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका द्रव्य जब विभाजन होता है तो पट का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, पट का निर्माण होता है, ठीक है। तो ऐसा हाइफा क्या कहलाएगा? पटयुक्त। जिनमें नहीं होगा पटहीन, एसेप्टेट, जिसकी वजह से कवक तंतु कैसा हो जाएगा? बहुकेंद्रकीय के लिए शब्द यूज में आता है कोइनोसाइटिक, याद रखना, भूल मत जाना। कोइनोसाइटिक, सिनोसाइटिक भी बोल देते हैं। इसी को मैंने यहाँ पर भी दिखा दिया। यहाँ पर पट मिल रहे हैं, सेप्टेट, यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं, एसेप्टेट या कोइनोसाइटिक, खत्म। तो ये थे बेटा जी आज के हमारे सिंपल से 5 लक्षण, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुए हैं, अभी और लक्षण बच रहे हैं इसमें कवक में, ठीक है। तो आज बेटा जी इतना ही पढ़ेंगे हम, किसमें? कवक जगत के लक्षणों में, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में और जो लक्षण बच गए हैं वो पढ़ेंगे, और कवक जगत का वर्गीकरण देखेंगे। क्या बोला मैंने? जो लक्षण कुछ और बच गए हैं ना, एक तो वो बताऊंगा, जैसे लक्षण खत्म हो जाएंगे कवक जगत के, फिर उसके बाद कवक जगत का वर्गीकरण देखेंगे। ड्यूटेरोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ये आपके कवक जगत का वर्गीकरण हम देखेंगे, ठीक है। अभी समय हुआ बेटा जी आपके क्विज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। कवक किस विज्ञान की शाखा से संबंधित है? जल्दी से बताएं, कवक किस विज्ञान की शाखा से संबंधित है? फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ताजा ताजा पढ़ा है, तो जल्दी से बढ़िया बढ़िया आंसर लगाते जाओ। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? चलिए जी दूसरा प्रश्न, कवक तंतुओं से कवक जाल किस में बनता है? फंजाई में, शैवाल में, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में? आहो इससे सिंपल प्रश्न और क्या लोगे भाई? आपसे पूछा कवक तंतुओं से क्या बन रहा है कवक जाल, किस में बनता है? टेरिडोफाइट में, ब्रायोफाइट में, शैवालों में, फंजाई में? किस में बनता है? फंगस यानी फंजाई होती है, ठीक है। चलिए जी एक और प्रश्न तीसरा, इसको पढ़िएगा अच्छे से। सभी स्पोरोजोआ आंतरिक डैश होते हैं। स्पोरोजोआ की बात करें जो आज पढ़ा, स्पोरोजोआ आंतरिक होते हैं, जिनके जीवन चक्र में एक प्रारूपिक संक्रामक अवस्था आती है। स्पोरोजोआ का एक उदाहरण जीनस यानी वंश है जो मलेरिया उत्पन्न करता है, यानी दो जगह डैश है, आपको ये 2 डैश भरने हैं। ऑप्शन आपके सामने है, इन दोनों डैश में क्या भरूं? दूसरा डैश देखेंगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। पूरा टाइम दे रहा हूं इसको करने के लिए, क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। चलिए जी समय हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते हैं बेटा ये 3 प्रश्न हमारे। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न था बच्चों वो था कि कवक किस विज्ञान की शाखा से संबंधित है? बहुत ही इजी प्रश्न, सीधा सीधा माइकोलॉजी। आपको आज बताया माइकोलॉजी क्या होता है। माइकोलॉजी आपका कवक अध्ययन होता है, कवक विज्ञान होता है, ठीक है, माइकोलॉजी, सिंपल, सेकंड आंसर। दूसरा, कवक तंतु से कवक जाल किसमें मिल रहे हैं? शैवाल में? नहीं रे, ब्रायोफाइट ये तो पादप होते हैं, टेरिडोफाइट ये भी पादप होता है। अरे फंजाई, सिंपल, फंजाई, फंगस, फफूंदी, कवक, कवक ही तो होती है। आंसर क्या बताओ? सिंपल सा, क्या? फंजाई में, ठीक है। तीसरा प्रश्न दिखने में थोड़ा सा बड़ा था लेकिन बहुत इजी था। ये प्रश्न पूछ रहा है कि ज्यादातर जो स्पोरोजोआ होते हैं वो क्या होते हैं? अब ऑप्शन में देखते हैं। स्पोरोजोआ सिलिएट थे, सिलिएट का मतलब पक्षमा भी थे? नहीं। फ्लैजिलेट थे या कशाभिका मिल रही थी? स्पोरोजोआ पूछा, स्पोरोजोआ आज ही पढ़ा, स्पोरोजोआ में कोई गमन अंग नहीं था, यानी सीलिया नहीं था, फ्लैजिला नहीं था, यानी ये दोनों ऑप्शन तो खत्म, ठीक है। बचे 2। अब इन दोनों में जो दूसरा डैश था वो ये कह रहा है, ये पूछ रहा था कि एक ऐसा स्पोरोजोआ जिससे मलेरिया होता है। अब मलेरिया कौन सा कर रहा था? क्या ट्रिपैनोसोमा कर रहा था कि प्लाज्मोडियम? प्लाज्मोडियम, खत्म, खल्लास, आंसर आ गया मेरा। अब जरा सोचिए, क्या प्लाज्मोडियम से मलेरिया हो रहा था? यस, दूसरा डैश तो भर गया। अब पहला डैश ये था कि सभी स्पोरोजोआ आंतरिक क्या है? परजीवी है रे, परजीवी नहीं था। जरा सोचिए, प्लाज्मोडियम अंदर गया था, अंदर जाकर अपने संख्या को बढ़ा रहा है, अपनी मात्रा को बढ़ा रहा है, या हमसे पोषण ले रहा है? बिल्कुल ले रहा है। क्या है? परजीवी है। तो सभी स्पोरोजोआ क्या है? परजीवी है, जिसमें से एक का उदाहरण पूछा था जो मलेरिया फैलाता है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, खत्म, खल्लास, ये था। दिखने में ये प्रश्न बड़ा था लेकिन बहुत इजी था, मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर किया था। क्या? थर्ड, ठीक है। तो ये था बेटा जी आज का लेक्चर। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे हमारा कौन सा जगत चलेगा, कवक जगत के लक्षण जो बच गए वो देखेंगे, और फिर कवक जगत का वर्गीकरण देखेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में, इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।